दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के उस राज को खोलने वाले हैं जो 50 साल से दबा हुआ है। धर्मेंद्र, उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, इन तीनों की कहानी में आखिर सच्चाई क्या है? सालों की खामोशी के बाद अब हेमा मालिनी ने खुद एक ऐसा खुलासा किया है जिसने सबको चौंका दिया है। क्या प्रकाश कौर ने भी हेमा को लेकर बड़ा एक्सपोज किया? क्या धर्मेंद्र की चुप्पी के पीछे कोई अनकही कहानी है? आज की वीडियो इसी सच को सामने लाएगी, तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। दोस्तों, हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें फिल्मों का खास शौक नहीं था, लेकिन उनकी मां जया लक्ष्मी का सपना था कि उनकी बेटी एक दिन बड़ी अभिनेत्री बने। इसी सपने में आगे बढ़ते हुए उन्होंने बहुत छोटी उम्र से हेमा को डांस और एक्टिंग की ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि 12वीं में पढ़ते वक्त ही उनकी मां ने पढ़ाई रुकवाकर उन्हें पूरी तरह फिल्मी दुनिया की तैयारी में लगा दिया। जहां उनकी उम्र की लड़कियां परीक्षाओं में व्यस्त थीं, वहीं हेमा घंटों स्टेज पर अभ्यास कर रही थीं। इसी मेहनत का नतीजा था कि सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्हें 1963 की तमिल फिल्म ईदु साथियाम में डांस का पहला मौका मिला। 1965 की पांडवा वंशम में भी उन्होंने छोटा रोल किया, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा झटका लगा। मशहूर डायरेक्टर सीवी श्रीधर ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के दौरान बेहद बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया और कहा कि वे कभी हीरोइन नहीं बन सकती। यह सुनकर हेमा टूट गईं, लेकिन उसी अपमान ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि अब वे तमिल फिल्मों में नहीं रुकेंगी, वे बॉलीवुड जाएंगी और खुद को एक बड़ी हीरोइन बनाकर साबित करेंगी। और दोस्तों, शायद किस्मत भी यही चाहती थी, क्योंकि जल्द ही उनकी जिंदगी में वो सुनहरा मौका आया जिसने उन्हें आगे चलकर ड्रीम गर्ल बना दिया। साल 1968 में सपनों का सौदागर ने हेमा मालिनी की किस्मत बदल दी। पहली ही फिल्म से वो रातों रात स्टार बन गईं। और मजे की बात, जिस तमिल डायरेक्टर ने उन्हें रिजेक्ट किया था, वही बाद में मान गया कि हेमा ने उसे गलत साबित कर दिया। एक के बाद एक हिट फिल्मों ने हेमा को टॉप हीरोइन बना दिया और पूरा बॉलीवुड उन पर फिदा हो गया। राजकुमार से लेकर संजीव कुमार तक कई बड़े सितारों ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन हेमा ने सबको मना कर दिया। संजीव कुमार ने तो दर्द में उनका नाम हाथ पर टैटू तक बनवा लिया था। इसी बीच जितेंद्र भी उनके बेहद करीब आ गए। शादी की तारीख तक तय हो गई थी, लेकिन धर्मेंद्र को जैसे ही पता चला, उन्होंने वहां पहुंचकर पूरा माहौल बदल दिया। शादी टूट गई और इस कहानी में असली मोड़ आ गया। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे, मगर हेमा और धर्मेंद्र का प्यार इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए। हेमा के पिता की मौत के बाद आखिरी रुकावट हट गई और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। लेकिन धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर तलाक देने को तैयार नहीं थी। तभी धर्मेंद्र और हेमा ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल किया, अपने नाम दिलावर खान और आयशा रखे और निकाह कर लिया। और इस तरह बसंती और ही मैन की प्रेम कहानी हमेशा के लिए इतिहास बन गई। लेकिन यह निकाह उनकी जिंदगी में सुकून नहीं, बल्कि एक नया तूफान लेकर आया। धर्मेंद्र न तो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से दूरी बना पाए और न ही हेमा मालिनी को वह खुला पूरा हक दे पाए जिसकी उम्मीद एक पत्नी करती है। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने दोनों जिंदगियों को अलग अलग घरों में बसाकर एक अजीब सी व्यवस्था बना दी। एक तरफ प्रकाश कौर अपने 4 बच्चों के साथ और दूसरी तरफ हेमा मालिनी अपनी 2 बेटियों के साथ। और बीच में फंसे थे धर्मेंद्र, जिनकी जिंदगी 2 घरों की पटरियों पर दौड़ती एक ऐसी ट्रेन बन गई जो कभी किसी स्टेशन पर पूरी तरह नहीं रुकती थी। हेमा मालिनी ने सोचा था कि शादी उनके लिए खुशियां लेकर आएगी, लेकिन कड़वा सच यह था कि शादीशुदा होने के बाद भी उन्हें वह मान सम्मान, वह स्वीकार्यता नहीं मिली जो किसी पत्नी का अधिकार है। धर्मेंद्र शायद दिल से उनके थे, लेकिन दुनिया के सामने वह उनके साथ कभी खुलकर खड़े नहीं हुए। न सार्वजनिक समारोहों में, न मीडिया के सामने, न किसी बड़े मंच पर वह कभी साफ आवाज में नहीं कह पाए कि हाँ, यही मेरी पत्नी है। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर मुंबई की गलियों तक हर कोई जानता था कि धर्मेंद्र 2 अलग अलग जिंदगियों के बीच बंटे हुए हैं। एक परिवार प्रकाश कौर, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता का, और दूसरा परिवार हेमा मालिनी, ईशा देओल और अहाना देओल का। दुख सिर्फ इतना था कि दोनों ही घरों को कभी भी एक पूरा साथ और एक पूरा पिता नसीब नहीं हो पाया। हर रात, हर दिन यह रिश्ता 2 हिस्सों में बंटे शीशे जैसा था। दोनों के टुकड़े अलग अलग थे, लेकिन चुभन दोनों तरफ थी। हेमा मालिनी के मन में हमेशा एक उम्मीद रहती कि किसी दिन धर्मेंद्र दुनिया के सामने उनका हाथ थामकर कहेंगे कि वह उनकी पत्नी है, लेकिन वह हिम्मत कभी इकट्ठा नहीं हो पाई। उधर प्रकाश कौर पहले ही साफ कर चुकी थीं कि वह तलाक नहीं देंगी और अपना घर टूटने नहीं देंगी। इन सब के बीच हेमा खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी। एक तरफ उनका प्यार, दूसरी तरफ समाज की आलोचना, रिश्तों की जंजीरें और अनगिनत ताने। लोग उन्हें घर तोड़ने वाली कहते रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं समझा कि यह कहानी सिर्फ किसी को दुख देने की नहीं थी। यह कहानी खुद हेमा के टूटे हुए मन की थी, जो 2 दुनियाओं के बीच फंसकर चुपचाप घुट रही थी।
इस बीच उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल धीरे धीरे बड़ी होने लगीं। जब ईशा पैदा हुई तो धर्मेंद्र अस्पताल पहुंचे जरूर, लेकिन फोटो खिंचवाने के समय उन्होंने चेहरा इस तरह मोड़ लिया कि यह बात उनकी पहली फैमिली के सामने ज्यादा न उभरे। लेकिन बच्चा चाहे किसी भी घर में आए, माँ का दर्द, माँ की संवेदना एक जैसी होती है। और यही वजह थी कि हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश लगभग अकेले की। उधर सनी देओल और बॉबी देओल भी समझने लगे थे कि उनके पिता की जिंदगी दो हिस्सों में बंटी हुई है। खासकर सनी, जिनके मन में हेमा मालिनी के प्रति गहरी नाराजगी थी, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी मां प्रकाश कौर ने कभी कोई गलती नहीं की, फिर भी उनके परिवार को इतना दर्द सहना पड़ा। हालांकि धर्मेंद्र का प्यार दो हिस्सों में बंट चुका था और यही दर्द धीरे धीरे सनी देओल के मन में हेमा मालिनी के प्रति गहरी नाराजगी के रूप में बैठ गया। इंडस्ट्री में आज तक यह बात सुनाई देती है कि एक बार किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी साथ काम कर रहे थे, तभी सनी देओल अचानक सेट पर पहुंच गए। कहते हैं कि उन्होंने बेहद सख्त और कटु अंदाज में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके परिवार को किसी भी तरह की चोट पहुंची तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह भी चर्चा में रहा कि सनी ने साफ शब्दों में हेमा को अपने परिवार से दूरी बनाए रखने को कहा था। यही वजह बताई जाती है कि न सनी देओल और न बॉबी देओल ने कभी ईशा और अहाना देओल को अपनी बहनें नहीं माना। इतना ही नहीं, ईशा देओल की शादी जैसे बड़े मौकों पर भी देओल परिवार के दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर दूर ही रहे, मानो रिश्तों के बीच की दूरी अब कभी कम ही नहीं हो सकती। उधर फिल्मी दुनिया में भी हेमा मालिनी के सामने मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। उम्र के बढ़ने के साथ इंडस्ट्री में नए चेहरे आते गए और डायरेक्टर्स अब उन्हें वही चमकदार भूमिकाएं नहीं दे रहे थे जिनसे वह दर्शकों के दिलों पर राज करती थीं। हीरोइन की जगह अब उनके पास माँ, बुआ और दादी जैसे रोल आने लगे। हालत यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने रामकली जैसी बी ग्रेड फिल्म भी की, जिसमें उन्हें एक तवायफ का किरदार निभाना पड़ा। बताया जाता है कि यह फिल्म उन्होंने मजबूरी में सिर्फ इसलिए की क्योंकि खर्चे बढ़ चुके थे और धर्मेंद्र से मिलने वाला आर्थिक सहयोग पहले जैसा नहीं रहा। जब फिल्म का पोस्टर सामने आया और उन्होंने खुद को उस रूप में देखा तो वह इतनी आहत हुई कि प्रोड्यूसर से आग्रह किया कि इसे शहर में ज्यादा न लगाया जाए ताकि लोग उन्हें इस स्थिति में न देखें। इसी दौर में उन्हें एहसास होने लगा कि कैमरे के सामने उनका समय अब ढल रहा है, इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता चुना और प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली कोशिश थी फिल्म दिल आशना है, जिसमें शाहरुख खान और दिव्या भारती नजर आए। एक तरह से बॉलीवुड को किंग खान देने का श्रेय भी हेमा को जाता है, लेकिन किस्मत ने यहां भी साथ नहीं दिया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह परफॉर्म कर गई। भारी नुकसान उठाने के बाद उन्होंने टीवी की ओर रुख किया, सीरियल नूपुर बनाए और कई स्टेज शो करके अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालती रहीं। लेकिन उनका जीवन असल मोड़ पर तब पहुंचा जब उन्होंने राजनीति का रास्ता अपनाया। हेमा मालिनी ने बीजेपी की सदस्यता ली और कुछ ही समय में संसद तक पहुंच गईं। लोगों की उम्मीद थी कि राजनीति में आकर वह अपनी छवि और अपने प्रभाव का सही उपयोग एक करेंगी, लेकिन यहां भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब उन्होंने मथुरा की विधवाओं के बारे में कहा कि वे यहां भीख मांगने आती हैं, तो सोशल मीडिया से लेकर हर मंच पर उनकी आलोचना हुई। एक बार जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम किए हैं, तो हेमा का जवाब था, काफी कुछ किया है, लेकिन सब याद नहीं। इस बयान ने भी उन्हें लोगों के निशाने पर ला दिया। आलोचक कहने लगे कि वह लोगों के लिए काम कम और चुनाव के वक्त दिखने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। इतना ही नहीं, जब मथुरा में एक बड़ा हादसा हुआ और कई लोगों की जान गई, तब एक सांसद होने के नाते लोगों को उम्मीद थी कि हेमा मालिनी तुरंत वहां पहुंचेंगी, लेकिन उसी समय वह अपनी फिल्म शिमला मिर्ची के प्रमोशन में व्यस्त थीं। जनता ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि उन्हें प्रमोशन छोड़कर अपने क्षेत्र की जनता के बीच होना चाहिए था। अब कहानी का वह मोड़ सामने आता है जो पूरी दास्तान का सबसे दर्द भरा हिस्सा बन जाता है। हेमा मालिनी उस उम्र में पहुंच चुकी थीं जब इंसान चाहता है कि उसका जीवन साथी उसके साथ बैठे, बातें करे, हंसाए और मुश्किल समय में साहस दे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। धर्मेंद्र अब अपना ज्यादातर समय अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ ही बिताने लगे थे और हेमा मालिनी एक बार फिर उसी पुराने अकेलेपन की छाया में लौट आईं, जिससे निकलने की उन्होंने उम्मीद की थी। दूसरी ओर सनी देओल और बॉबी देओल अपनी अपनी जिंदगी, फिल्मों और परिवारों में व्यस्त होते चले गए। देओल परिवार की इस दूरी के बीच हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों ईशा और अहाना देओल के साथ एक अलग घर में रहकर खुद ही हर जिम्मेदारी निभाती रहीं। फिल्मों में उन्हें पहले जैसा चमकदार काम मिलना बंद हो रहा था। राजनीति में कदम रखते ही विवाद उनकी परछाई की तरह पीछे चलने लगे और पति से बढ़ती दूरी के बीच उनकी निजी जिंदगी एक शांत, ठहरे हुए सन्नाटे में बदलती चली गई। धर्मेंद्र कई बार त्योहारों, पूजा पाठ या किसी जरूरी मौके पर उनसे मिलने आते, लेकिन वह पुराना अपनापन, वह गर्माहट अब कहीं खो चुकी थी।
जिन उम्मीदों के साथ हेमा ने यह रिश्ता स्वीकार किया था, उनमें से बहुत सी उम्मीदें अधूरी ही रहीं। उनका सबसे बड़ा सपना था कि एक दिन धर्मेंद्र खुले तौर पर दुनिया के सामने कहें कि हाँ, ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटियां हैं, लेकिन वह यह कहने से हमेशा बचते रहे, शायद अपने पहले परिवार की भावनाओं और गुस्से को देखते हुए। यह समय उनकी बेटियों की जिंदगी में भी बड़े बदलाव लेकर आया। ईशा देओल ने फिल्मों में कदम रखा और धूम जैसी फिल्मों में नजर आईं, लेकिन वह लंबे समय तक चलने वाली सफलता उन्हें नहीं मिल सकी। अहाना देओल ने तो शुरुआत में ही तय कर लिया कि वह फिल्मों में नहीं जाएंगी और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को ही प्राथमिकता देंगी। धीरे धीरे हेमा मालिनी की दुनिया सीमित होकर डांस शोज, भक्ति कार्यक्रम, राजनीतिक मीटिंग्स और कभी कभार टीवी पर दिखने तक सिमटने लगी। ये साफ नजर आने लगा था कि ड्रीम गर्ल की असली जिंदगी अब सपनों जैसी नहीं रही। घर में रोशनी थी पर चमक नहीं, पति का नाम था पर उनका साथ नहीं। इसी दौरान उनकी डांस अकादमी के लिए जमीन अलॉट किए जाने का मामला भी विवाद बन गया, जब यह खबर फैली कि सरकार ने उन्हें बहुत कम कीमत पर कीमती जमीन दी है। मीडिया में सवाल उठे, सोशल मीडिया पर चर्चा हुई और एक बार फिर हेमा विवादों में घिर गईं। इन तमाम उतार चढ़ावों के बीच भी हेमा मालिनी ने कभी खुलकर शिकायत नहीं की। उनसे जब भी पूछा गया, उन्होंने बस यही कहा कि धर्मेंद्र उनके पति हैं और वह उनका सम्मान करती हैं। लेकिन जो लोग उन्हें करीब से देखते थे, वे महसूस कर लेते थे कि उनके दिल में एक गहरा दर्द छुपा है। वह दर्द कि जिसने उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत हीरोइन बनाया, वही इंसान कभी पूरी तरह उनका नहीं हो सका। समय बीतता गया, बेटियां अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गईं, घर की चहल पहल कम होती चली गई और हेमा अक्सर अकेले में बीते दिनों की यादों में खो जाया करती। लोगों की नजरों में अब उनके और धर्मेंद्र के रिश्ते का अस्तित्व बस औपचारिक रह गया था। सोशल मीडिया पर जब तब पुरानी तस्वीरें और कविताएं जरूर शेयर होती थीं, लेकिन उनमें हेमा मालिनी का जिक्र बहुत कम दिखाई देता था। यही वजह थी कि कई लोग कहने लगे कि दोनों के बीच की दूरी अब इतनी गहरी हो चुकी है कि अगर कभी जिंदगी का कोई बड़ा मोड़ आए तो शायद दोनों परिवार एक मंच पर भी न दिखें। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह तक कहा गया कि एक मौके पर हेमा मालिनी ने अपने घर पर अलग से भजन और शोक सभा जैसा माहौल रखा, जहां सिर्फ कुछ करीबी लोग ही पहुंचे और वहां की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। इन सभी बातों ने बस यही स्पष्ट कर दिया कि एक समय की सबसे चमकदार जोड़ी की कहानी धीरे धीरे बिखरती यादों में बदल चुकी थी और हेमा मालिनी की पूरी जिंदगी जैसे एक लंबे इंतजार में ही गुजरती रही। वह इंतजार कि शायद कभी उन्हें वह अपनापन, वह पहचान और वह स्वीकार्यता मिल जाए जिसकी उन्हें हमेशा तलाश थी। लोगों को सबसे ज्यादा उस समय झटका लगा जब उन्हें पता चला कि हेमा मालिनी ने एक बार लिखा था कि वे हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। इन शब्दों को पढ़कर हर किसी को यह समझ आ गया कि वह इस रिश्ते से कितनी गहराई, कितने दर्द और कितनी सच्चाई से जुड़ी हुई थीं। बहुत से लोगों का मानना था कि जब कोई इंसान अपने प्रियजन के लिए खुलकर शोक भी व्यक्त नहीं कर पाता, तो वह अपने ही घर के किसी शांत कोने में दीपक जलाकर, भजन गाकर और पुरानी यादों में खोकर अपने टूटे हुए मन को संभालने की कोशिश करता है। और शायद हेमा ने भी ठीक यही किया होगा। उन्होंने अपने दिल की शांति के लिए गीता का पाठ कराया, भजन करवाए और उन पलों को याद किया जिन्हें अब सिर्फ यादों में ही छुआ जा सकता है। उधर देओल परिवार, खासकर सनी देओल और बॉबी देओल, पूरी तरह खामोश दिखाई दिए। न किसी ओर से कोई बयान आया, न सफाई, न भावनाओं का कोई इजहार। ये खामोशी ही बता रही थी कि सालों से चली आ रही दूरियां और अनकही कड़वाहटें अब भी दिलों के बीच दीवार बनकर मौजूद हैं। कई लोगों ने तो यह तक कह दिया कि अगर कभी वह अंतिम समय आता भी है जब परिवारों को साथ खड़े होना चाहिए, तब भी शायद यह रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो पाता। क्योंकि जिस इंसान के कारण दोनों पक्षों के बीच इतनी बड़ी दरार पड़ी, अगर वह अपने जीवन के आखिरी मोड़ पर पहुंच भी जाए और फिर भी परिवार साथ न आए, तो यह दूरी हमेशा के लिए गहरी खाई बन जाती है। इसीलिए कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अब जब धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, तो हेमा मालिनी की जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा सवाल, यादें और एक सन्नाटा भर गया होगा। आज भी लोगों के मन में यह प्रश्न घूमता रहता है कि क्या दोनों अंत समय में एक दूसरे के करीब थे या नहीं। लेकिन शायद यह एक ऐसा सच है जो कभी साफ तौर पर सामने नहीं आएगा, क्योंकि कुछ रिश्तों की कहानी शब्दों में नहीं बल्कि भारी चुप्पियों में लिखी जाती है। इन सभी बातों को लेकर यह साफ करना जरूरी है कि ऊपर बताई गई कई घटनाओं, चर्चाओं और दावों की आज तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और अहाना देओल में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से इन बातों को न तो पूरी तरह स्वीकार किया है और न ही इनकी लिखित या कानूनी रूप से पुष्टि की है। जो कुछ भी कहा जाता रहा है वह ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स, अफवाहों, गॉसिप कॉलम्स और लोगों की धारणाओं पर आधारित है। शादी, धर्म परिवर्तन, पारिवारिक तनाव, अलगाव, संपत्ति, कार्यक्रमों में न आना या किसी से बात न करना जैसी बातें कभी भी किसी आधिकारिक दस्तावेज, कोर्ट स्टेटमेंट या आधिकारिक इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं की गई हैं।
इसलिए इन सभी बातों को एक पक्षीय कथन या सार्वजनिक चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि पक्के और सत्य घोषित किए गए तथ्यों के रूप में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस कहानी को जान सकें। और ऐसी ही सच्ची व रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ।